अस्सलाम वालेकुम। अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ और जनरल कमर बाजवा के हैंडशेक ने पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए क्वेश्चन मार्क्स खड़े कर दिए हैं या नहीं। क्या इन दोनों ने एक दूसरे को जो एक्सेप्ट किया, जिस तरह से एक्सेप्ट किया, क्या पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे से खाली है। और आम फहम ख्याल ये है कि नहीं, अब ये ख़तरे का अलार्म जो है वो बच चुका है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं पिछले चंद दिनों में, ख़ासतौर डॉन लीग्स के हवाले से। और अब ये एक बात वाज़ेह हो गई है कि डॉन लीग से पहले और उसका रिज़ल्ट आने के बाद ये फाइनल जो हैंडशेक हुआ, इसके आने के बाद मुतवातिर तौर पे पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनका मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। अगर पूरा दिन अफ़गान बॉर्डर पे हेवी फायरिंग होती है, हेवी शेलिंग होती है, उसमें 15 अफराद पाकिस्तानी शहीद हो जाते हैं और फ़ॉरेन ऑफिस कोई स्टेटमेंट नहीं देता, प्राइम मिनिस्टर उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देते, लेट इवनिंग जाके अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस उस पर एक सरसरी सी कोई एक खबर दे देता है या हल्के से उसकी कंडमनेशन दे देता है, तो वो काफ़ी नहीं है। फिर जिस वक्त से डॉन लीग्स का फैसला पेंडिंग था, तब तक टोटल एलओसी जो है वो हॉट रही है। कश्मीर जो है वहाँ पे बेइंतहा खून रेजी होती रही है। फॉरेन ऑफिस चुप, वज़ीर आज़म चुप, और यूनाइटेड नेशंस में मामला नहीं उठाया गया। चुपके चुपके इंडिया को अंदिया दिया गया कि तुम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाओ और पाकिस्तान कंटेस्ट नहीं करेगा, और कलभूषण यादव को तुम वहाँ से बचा लो। मियां नवाज शरीफ कोई मामूली आदमी नहीं है। पाकिस्तान में तो ज़रा सा को अमीर हो जाए आदमी तो उसके खिलाफ खबर लगाना एक अजाब होता है, यहाँ पे वो नहीं लगती। ये वो शख्स है जिसकी सऊदी रॉयल फैमिली के साथ कारोबारी ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान में इनके कारोबारी ताल्लुकात हैं, कतर की रॉयल फैमिली के साथ इनके कारोबारी ताल्लुकात हैं, चाइना में इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, टर्की में इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, और यूके और स्कॉटलैंड में इनकी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो जब 6 या 7 मुल्कों की जो अशराफिया है और उनका जो मीडिया है और उनका थिंक टैंक्स जो हैं, जब एक आदमी को मजबूत करने के लिए लगे होते हैं तो वो बेइंतहा मसाइल पैदा कर देते हैं। क्या वजह है कि मुल्जिम होने के बावजूद, यानी ये नामजद मुल्जिम है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के मुत्तफ़िका जो उनका एलामिया आया, जो उन्होंने पैनमा के ऊपर अपनी जजमेंट दी, उसके बावजूद ये हुआ। अब यहाँ पे 2 बड़ी अहम बातें हैं। जनरल आसिफ गफूर की आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। ये लगता ही है कि जनरल आसिफ गफूर से बहुत ज़बरदस्ती और जबरी तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जो कि वो करना नहीं चाह रहे थे। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले जब ISPR बड़ी तफसील से एक प्रेस रिलीज़ दे चुका था कि उन्होंने अपनी ट्वीट विड्रॉ कर रहे हैं, वो नल एंड वॉइड है, तो उसके बाद क्यों DG ISPR को ख़ास तौर पे मीडिया के सामने लाया गया कि वो वहाँ पे ताबड़तोड़ सवालों के जवाब दें या ना दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिफिकेशन जो इशू हुआ उसके ऊपर चौधरी निसार ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। चौधरी निसार ने खैर 2-3 स्टेटमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग दी, उसके ऊपर मैं आता हूँ। अगर मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज वो सुनना चाहेंगे तो उनको रिफ्रेश करने के लिए मैं सुनवा दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म हाउस से नोटिफिकेशन आया था उससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस नोटिफिकेशन के जवाब में वो ट्वीट थी, तो जब DG ISPR से ट्वीट विड्रॉ कराई गई है तो जनरल कमर बाजवा ने क्यों इंसिस्ट नहीं किया कि फवाद हसन फवाद का साइन नोटिफिकेशन जो है उसको भी विड्रॉ किया जाए, ताकि किसी एक इदारे की सुबकी ना हो और एक फ़र्द वाहिद की अपना सुबकी ना हो, बल्कि ये पता चले कि यानी अफ़हाम तफ़हीम से एक मामला हल हुआ है। वरना DW जो जर्मनी का इतना मशहूर मीडिया हाउस है, उसने ये कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ताकतवर मिलिट्री को पसपाई पे मजबूर कर दिया। ये वो जुमले हैं, वो हेडलाइंस हैं जो 71 के बाद, सन 71 के बाद अब हमें देखने पे आ रही हैं। उसके बाद जो डॉन लीग्स में नामजद किरदार भी थे, उनको नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने के ऊपर आर्टिकल 6 के ऊपर उनको क्यों नहीं बुक किया गया और उनको क्यों जो है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले नहीं किया गया। तीसरा, डॉन लीग्स बजाते खुद जिस तरह तहकीकात हुई है उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कवर नहीं हुई। मरियम नवाज शरीफ का अगर ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उन्होंने लीक की या नहीं की, लेकिन कौन सा उनका टेलीफोन जो है
उसको उसका रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, उनके मोबाइल का रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, या उनका मोबाइल जो है कस्टडी में लेकर उनके व्हाट्सएप को प्रोब किया गया? नहीं। जब प्रोब ही नहीं हुई, जब उनका वो आला ही कब्जे में नहीं लिया गया, तो किस तरह से लोग कह सकते हैं? अब इंटरनेशनल कुव्वतें जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो बोरोइंग है वो 69 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है, और 8 से 10 बिलियन डॉलर के बाद उनका एक ऐलान होगा कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया है। अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है इसको फौरी तौर पर रोल बैक किया जाए। हम उस वक्त मानना पड़ेगा, क्योंकि वरना ना अद्वियात आएंगी, ना पेट्रोल आएगा, ना कुछ आएगा। और उसके बाद क्या होगा कि अगले साल जब मियां नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे, आज मैं आप सबको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि मलाला यूसुफजई 2023 में पाकिस्तान में इलेक्शंस लड़ेंगी, और उनके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मलाला यूसुफजई के लिए पार्टी का इंतखाब हो रहा है, और ये भी सोचा जा रहा है कि नई पार्टी लॉन्च करें कि आया पीपल्स पार्टी में उनको इंडक्ट किया जाए बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ एज को चेयरपर्सन, और फिर उनको इलेक्शन लड़वाया जाए। लेकिन इंटरनेशनल ताकतें जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फुल एजेंडा बना लिया है, और अगर हमारे सिपह सलार यहाँ पे ये समझें कि इंटरनेशनल प्रेशर्स है और उन्होंने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहना, तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए ये काम, उनको कोई और काम करना चाहिए। और अगर मियां नवाज शरीफ, जो कि एक नामजद मुल्जिम है और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपना ये मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो यहाँ से पैसे लेके गए हैं, अगर वही पाकिस्तान को इस सदी के आगे भी, यानी इस साल के बाद भी लीड करते रहेंगे, तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अमीरुल अजीम पाकिस्तान जमात इस्लामी के, जनाब पलवशा खान साहिबा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जनाब मेजर जनरल राहत लतीफ़ साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, और असद खरल साहब हमारे सीनियर तज्जियाकार और ARY के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एडिटर हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ज़रा लंबा इंट्रोडक्शन दिया था, इसके ऊपर आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं मुझे। मेरा ख्याल है कि आपने कुछ थोड़ी सी जल्दबाजी से काम लिया और बेसब्री का मुजाहरा किया। ये मलाला के ऊपर कह रहे हैं आप? मलाला भी और पूरी ओवरऑल भी। Okay. मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के इदारे, फ़ौज और उन सारी चीज़ों के हवाले से जो आखिरी तज्ज़िया है वो पनामा केस के बाद होना चाहिए। Okay. चूँकि अगर आप ये समझते हैं कि ये डॉन लीक्स के ऊपर हर चीज़ जो है वो सामने आ जानी थी, तो मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त बात नहीं थी। डॉन लीक्स जब शुरू हुकूमत तो उसी तरह प्ले करी है ना जी। नहीं, जाहिर है उसने प्ले करना है, और जाहिर है उसको जो है ना वो शहादत के दर्जे पर नहीं पहुंचाना। लेकिन ये है कि जो असल फैसला है कि पाकिस्तान की जो ताकतें मुल्क के अंदर हैं और मुल्क से बाहर, वो क्या सोच रही हैं, क्या कुछ होना है, मेरा ख्याल ये है कि वो पानामा लीक के फैसले के बाद हमें सोचना चाहिए। क्यों असद साहब? देखिए, मैं जो बशर साहब को जज्बाती गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं तो आपसे भी और पूरी कौम से सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या जो JAT बनी है उसके अंदर 6 मेंबरान हैं, एक MI और ISI का, जो डॉन लीग्स के अंदर भी थे 2 ब्रिगेडियर साहबान वही हैं, और 4 जो इदारे हैं उसमें SCCP है, FIA है, NAB है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। क्या आप समझते हैं कि ये 4 इदारे नवाज शरीफ की ख्वाहिश और मंशा के अगर जन कमर बाजवा नहीं खड़े हो सके, तो मेरा ख्याल है ये लोग नहीं खड़े हो सकेंगे। देखिए, मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूं कि क्या स्टेट बैंक का जो गवर्नर या उनका जो एक अहलकार है वो इसहाक डार साहब की मिजाज के खिलाफ जा सकता है, जो कि खुद भी वो हदेबिया में मरकजी मुल्ज़म है? दूसरी बात, क्या चेयरमैन नैब जो कमर जमान साहब, जो 2 मई को शहबाज शरीफ साहब के कदमों में 1 घंटा बैठ के 8 से 9 बजे 2 मई बरोज मंगल गाड़ियां चेंज करके अवारी होटल के 244 नंबर से और झिड़कियां खा के उनके कदमों में बैठते हैं? मैं नहीं मानता, मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। मैं अगर 2 मई को बरोज मंगल को 96 H के ऊपर, 1 मिनट सर, 1 मिनट ठहर जाना जी, मैं अपना 2 मई आपकी मुलाकात या उस इंफॉर्मेशन को डाउट नहीं कर रहा, कदमों में बैठने को डाउट कर रहा हूँ। कुर्सी पे या कदमों में बैठने वाली बात ही नहीं, क्या ये उसका गलत क्या मीनिंग, क्या उसका? नहीं, आई मीन वो भी साहिब औलाद है, ऐसी बात नहीं नहीं करते। तो साथ बैठ आप के ये कहें ना कि वो साथ मिले हैं। अच्छा, साथ इससे आप एग्री करते हैं? और आप क्यों छुप छुप के मिलते हैं? और हुदैबिया पेपर आप उस चेयरमैन नैब से या उनके बंदे से नॉमिनेटेड से कहेंगे मदद के साथ अगर आपने हिम्मत है तो फिर ये बताए ना कि जनरल कमर बाजवा कितनी बारी मियां नवाज शरीफ को कल से पहले मिले हैं? कई दफा मिले। नहीं, इस केस के लिए जो कल अनाउंस हुआ है, इसके जो डॉन लीक्स की बात जी, है, जी, जी, उससे पहले मुलाकात 3 दिन पहले भी हुई है उनकी मुलाकात। खुद भी अब उसमें कौन बैठा हुआ था और कौन खड़ा हुआ था?
क्योंकि सुबह को जंग अखबार ने खबर लगाई हुई थी कि हुकूमत ने फैसला कर लिया इस पर कुछ नहीं होना। एक रात पहले इवन नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में कह दिया। एक मिनट, डिसाइड हो चुका। इसका मतलब यह है कि सबको पता था सुबह क्या हो रहा है। बिल्कुल। पलवशा खान, अस्सलाम वालेकुम, योर टेक मैम। देखिए, मुबशर, सबसे पहले तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से हम सबको अब ये दोबारा इस पे सोचना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी क्या चीज़ है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या डायमेंशंस हैं, ये क्या इस पैराडाइम में जिसमें आप और हम इसको सोचते थे और इसके बारे में एक जज्बात रखते थे, इसके बारे में हम ख़ासे इमोशनल हैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसको रीडिफ़ाइन करने का शायद वक्त आ गया है, और इसके साथ साथ ये भी रीडिफ़ाइन होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी के कस्टोडियंस क्या सिर्फ चंद लोग हैं, या पाकिस्तान का हर शख्स जो इस मुल्क में रहता है, इस मुल्क में काम करता है, इस मुल्क में टैक्सेस देता है, इस मुल्क का बाशिंदा है, वो इस नेशनल सिक्योरिटी का अमीन है, वारिस है, और वो जानने का हक रखता है कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी को किसने ब्रीच किया, किसने उस पर कारी ज़र्ब लगाई। और इसके साथ साथ मैं इफ आई में इंटरजेक्ट, मैंने अभी मलाला वाली खबर ब्रेक की, मैं एक दूसरी खबर आपको ब्रेक कर देता हूँ। अगले चंद दिन में अनाउंसमेंट होने वाली है कि हिंदुस्तान बाकायदा CPEC का हिस्सा होगा। हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात करेगी और उसको एक्सेप्ट करेगी, और उसके बाद हिंदुस्तान की गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से बरास्ता पाकिस्तान, उनका सारा माल जो है वो चाइना एक्सपोर्ट होगा। सो मच सो फॉर योर नेशनल सिक्योरिटी। देखिए, फिर मैं और आप तो फिर हम यही कर सकते हैं जो बैठ के बात करें। इसकी भी क्या हैसियत है मैं नहीं जानती हूँ, इसकी भी आवाम पे क्या असर है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं समझती कि शायद कोई इतना भी असर होता है कि लोग सुनकर इसको दूसरी दफ़ा सोचें भी कि हम क्या बात कर रहे हैं। और अगर उस लेवल पे सब कुछ डिसाइड हो चुका है तो आप अब ये देखिए कि फिर तो हमें ये ट्रीज़न की और गद्दारी की शिकें इस आइन के अंदर से बाकायदा निकाल देनी चाहिए। दूसरी बात, जो आपने अभी ये CPEC की बात की, ये कल या परसों शायद चाइनीज़ एम्बेसडर जो इंडिया में हैं उन्होंने ये उनको ऑफ़र किया है कि वो चाइना CPEC का नाम तब्दील करने पर अभी गौर कर सकते हैं, और इसमें उन्होंने इंडिया को शमूलियत की दावत भी दी है, क्योंकि इंडिया ने वहाँ एक समिट जो हो रहा था चाइना में उसको उसमें शमूलियत से माजरत कर ली थी। लिहाजा अगर ये सब कुछ होना है तो ठीक है, फिर मैं और आप तो मैं तो नहीं समझती हमें बैठ के इस पे बात भी करनी चाहिए। अगर ये किसी इस तरह डिसाइड हो चुका है किसी लेवल पर कि बस ठीक है हमने ऐसे ही रहना है इस मुल्क में, और ये जो आज तो इंडियन नेशनल्स हैं वो बगैर वीज़ों के ट्रैवल कर रहे होते हैं, बताया गया था, जो पढ़ाया गया था। आपको मैं ये भी बता दूं कि अजीत देवल अभी आप वापस करने लगे हैं 6 महीने के बाद। कुलभूषण यादव, सॉरी कुलभूषण यादव आप वापस करने लगे। हैरानी नहीं होगी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आज टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जो हेडलाइन है उसमें लिखा गया है कि कुलभूषण यादव का जो केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है तो उससे जो हुकूमत है इट इज़ वन अप ऑन द पाकिस्तान आर्मी। अब आप ये देखिए जो कुछ हो रहा है और जो कुछ इसके नतीजे में इंटरनेशनल मीडिया में हो रहा है, और इंडियन मीडिया इज़ हैविंग अ फील्ड डे। अब मुझे ऐसे लगता है कि वो जो एक हम सुनते आए थे कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और बिल्कुल वो साफ उसके खदो खाल वाजे हो रहे हैं कि पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान को ऐसे लेवल पर लेकर जाना है कि जहां उनकी खुदा न खास्ता तजलील हो और उनको कमज़ोर करना है। उसके अलावा इस मुल्क में जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका रोल बैक हम सुनते थे कि ये भी एक ये हो रहा है, ये भी हो रहा है। मैं आ जाऊंगा जनरल राहत लतीफ़ पे भी मैं आ जाऊंगा। जनरल राहत लतीफ़, इंडियन तसल्लत और हेजमनी और ईरान इंडिया नेक्सस, अफगानिस्तान का नेक्सस, सब कुछ खुल के सामने आ गया। जनरल राहत लतीफ़, बात यह है कि जो मर्जी कहें, फौज कह रहा हूँ, बैटल्स में विनिंग और लूजिंग से ज़्यादा ऑप्टिक्स जो हैं, जो नज़र आता है वो ज़्यादा अहम है। हमें नज़र आया कि यहाँ पे हमारे इदारों को जानबूझकर बैकफुट पर डाला गया और अब मज़ीद उनके ऊपर, उनके ज़ख्मों पर नमकवाशी की जा रही है, और ये करवाने की इजाज़त भी दी जा रही है। आप एग्री करते हैं, से डिसएग्री करते हैं? मुबशर भाई, देखिए बात यह है
कि सबसे अहम चीज़ ये है कि जो कौम है ये इकट्ठी हो और कौम इकट्ठी मिलकर किसी चीज़ के मुकाबला करना हो, मुकाबला करें, ना कि अपनी कौम के अंदर काली भेड़ें हों या वो लोग हों जो कि बाहर की ममालिक को इनकरेज करते हैं और हेल्प करते हैं उनके जो भी लवाजमात हैं उनको पूरा करने। माजरत के साथ एक मिनट यहाँ रुकते जाएं, एक मिनट। आप कौम को ये मत कहें, अपने वजीर आजम और अपने आर्मी चीफ को कहें। उन दोनों ने बगैर कौम को कॉन्फिडेंस में लिए सीपैक भी कर लिया और वही सारे मुआहदे भी कर रहे हैं और यही लोग इस मुल्क को अंधेरों में धकेल रहे हैं। तो प्लीज कौम को मत बुरा कहें, अपने आर्मी चीफ को जिन्होंने उस वजीर आजम को सपोर्ट किया और उनके साथ सीपैक को साइन किया, उन दोनों को कहें। देखिए बात यह है कि ये काम जो भी आप फरमा रहे हैं ना, ये हमेशा हुकूमत के कारिंदे करते हैं, अवाम को बता के इन कॉन्फिडेंस लेके, इसीलिए पार्लियामेंट होती है, इसीलिए सेनेट होती है। देखिए ना बात यह है कि जब पार्लियामेंट में ये तमाम उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर ये कौम इसी तरह इकट्ठी होती है ना, कि इस तरह नहीं होता कि आप सारे मुल्क के बीच में 21 करोड़ की आबादी है, हर एक को जाके पूछें कि भाई हम ये करने लगे हैं, आपको मंजूर है कि नहीं है। ये मेरा ख्याल जल साहब अगर ऐसा नहीं होता, मादरत के नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कालाबाग डैम के लिए क्यों पूरे 20 करोड़ को पूछा जाता है और वो एक सियासी मसला बन जाता है। जब आपने कोई चीज नहीं करनी होती, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट, तो आप नहीं करनी होती तो उसको कौम की अदालत में ले जाते हैं। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर कि हमारी कालाबाग डैम को बनना चाहिए और क्या वजह क्या है, क्या रुकावटें क्या है, क्योंकि वहाँ के तो उसके जो पहले रह चुके हैं चेयरमैन, उन्होंने आगे खुद भी बता दिया है कि भाई इस कालाबाग डैम बनाने से कोई भी नहीं डूबता, ना एक डूबता है ना दूसरा डूबता है, इसका बनना बहुत लाजमी है। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ इस चीज़ के बारे में। ये देखिए, ये चीज़ जो है जो कि मुल्क के लिए मुल्क के फ़ायदे में है, और ये मुझे समझ नहीं आती क्यों ये इसको बारे में हुकूमत जो है चाहती है कि ये जी बाहर एक सूबे से कंकरेंस लेने के लिए बात करे, लेकिन वो भी तो बात नहीं करते, हर कंकरेंस लेती भी नहीं है। बहरहाल वो चीज़ अलग है बिल्कुल। मैं इस चीज़ की बात करना चाहता हूँ आपको, हमारे अंदर निखार बहुत ज़्यादा है और हमारे अंदर काली भेड़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से हमारा कोई भी काम जो है आगे नहीं चलता। काली भेड़ों को लॉ एनफोर्समेंट ने पकड़ना है ना, हम सिविलियंस को नहीं पकड़ना, वो तो एनार्की हो जाएगी। हमारा काम तो एक्सपोज करना है, वो तो हम कर देते हैं। बात ठीक है, नहीं ऐसी नहीं बात होती। मैं आपको ये अर्ज करता जाऊँ कि जो अदारे होते हैं ना, जो इंटेलिजेंस के अदारे, वो पकड़ते हैं और उनको रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को प्रोसीड करने के लिए। अगर गवर्नमेंट प्रोसीड न करे तो बताइए उसके बाद ये अदारे क्या करेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हाँ आपस के बीच में कोऑपरेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ है कि जो पलवशा ने भी कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी कोई मायने नहीं रखती, उसका वही मायने है कि जो एक फर्द वाहिद के लिए उसके दिल के खिलाफ बात होती है वो नेशनल सिक्योरिटी में फंस जाएगा और वरना पूरे के पूरा हाथी भी निकलता जाएगा। नहीं देखिए, नेशनल सिक्योरिटी है ये तो अलग बात है कि गवर्नमेंट उस पर एग्री ना करे या उसको फॉलो ना करे। नेशनल अगर आपका प्राइम मिनिस्टर ब्रीच कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी, तो क्या तब भी फौज पाबंद है उसको ओबे करने पे? नहीं देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूं कि ये जो बिल्कुल करेक्ट चीज़ आप बता रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच करना जो है ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, और इस ऑफेंस को भी जो ट्राई करने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री लॉ के बीच में भी ये दिया हुआ है, शिक्षा दी हुई है इसके बारे में। आई एग्री विद यू ऑन दीज इश्यूज़। लेकिन अब बात यह है, सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हम अभी बात करने लगे हैं कि जो जिस तरीके से इसको अनाउंस किया गया है, प्राइम मिनिस्टर के घर के बीच में चीज़ हुई है, ये उसको बड़े अहल जो असद कर्नल जनरल राजदीप पलवशा खान और अमीर अजीम हैं। एक ब्रेक के बाद, ठीक है ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक?
अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। को बना के जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है।
जमहूरियत है। हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस। DN। वेलकम बैक। अमीरुल अजीम साहब, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है इस GIT से पैनमा के ऊपर। मेरा ख्याल है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जमात इस्लामी ने सबसे पहले सबमिट किया तो खुद PTI को उम्मीद नहीं थी। वो हम पे तनकीद करते थे कि सराजुल हक साहब जो है वो मिल गए हैं और दोनों विकटों की तरफ जो है वो खेल रहे हैं, उन्हें सड़क के ऊपर आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या लेने गए हैं। बाद में जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए। उनको पता ही बाद में चलता है। तो मसला ये है कि उस वक्त भी लोग ये समझ रहे थे कि जनाब फैसला कुछ नहीं हो सकेगा, लेकिन जो फैसला आया मैं समझता हूँ एक तारीखी फैसला है। आप देखिए कि किसी भी एक इन्वेस्टिगेशंस के बगैर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ जाना कि 3 आदमी जो है वो उसको मुलजिम बना रहे हैं, 2 मुजरिम बना रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा फैसला जिसके आगाज़ में जो है वो गॉड फादर से शुरू करके इख्तिताम तक ये मुमकिन नहीं है कि ये चीज़ें जो है वो हवा के अंदर उड़ जाएं। उन्होंने अपने सबूत देने हैं, कहाँ से देंगे, क्या करेगा, और जब वो सबूत नहीं देंगे तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगी। चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हैं। एक एहतमाम में हुज्जत हो रही है कि किसी न किसी तहकीक और तफ्तीश के नतीजे में आखिरी फैसला आ जाए। अच्छा, तो आप तो एक पॉलिटिकल आदमी भी हैं, क्या अब पाकिस्तान में हकूक़ की जंग सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर रह गई है? अवाम ने खुद बाहर नहीं निकलना एहतजाज के लिए? ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये हमारे पूरे इलाके के अंदर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, ये जो पूरा रीजन है सार्क ममालिक का, समझ लीजिए कि इसमें अगर कोई कंबाइंड ऑपोजिशन बने, लोगों को यकीन आ जाए कि एक मुतबादिल हमारे सामने है, तो लोग सड़कों के ऊपर आते हैं। अदरवाइज जो है वो लोग अपनी बात जो है वो करते रहते हैं पार्टी वाइज। तो असद साहब, आपके ख्याल में पैनमा का जो फैसला है वो डॉन लीग्स की तरह का होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि डॉन लीग्स का मुकदमा पाकिस्तान की तारीख के हवाले से जो जहाँ जब तक मैंने होश संभाला, जब पाकिस्तान की तारीख उठा के तो बड़ी छोटी तारीख होगी। अच्छा, निकालने के आज तक इतना मजबूत इस्तगासा कौमी सलामती के हवाले से नहीं हुआ, क्योंकि कोर कमांडर्स की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि जिसमें एक कोर कमांडर आज आर्मी चीफ है और एक DGISI। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट किया कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है, वजारत दाखिला ने एडमिट किया कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है। यानी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर वजारत दाखिला तक और आर्मी का जो इदारा है, इन 3 इदारों का ये रिकॉर्ड के मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये 3 इदारे आज तक वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। इन्होंने हमें बताया, कौम को बताया, मीडिया को पता चला कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। अगर सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले जिम्मेदारों को, जिस तरह की एक मोबाइल अगर चोरी हो जाए ना बशर साहब, तो पुलिस पूरे घर को उठा के उनके जानवर जो खरीदे हुए मोबाइल है उनका अजीज़ो कारब के वो भी ले जाती है। इतना बड़ा मुकदमा, और उसमें जिस तरह आपने कहा, ना तो किसी का मोबाइल फॉरेंसिक के लिए लिया गया क्योंकि हमने रिस्ट्रेंट और पेशेंस शो की, और ना ही दूसरी तरफ एक DGIS पर आर्मी के इदारे को जो मुल्क दुश्मन कूदते चाहती थी कि आर्मी का ये डिमोरल हो, हमने चीफ एग्जीक्यूटिव जो सुप्रीम कमांडर है उसने फाते अंदाज में वो करवाया। और जिस तरह आपने बताया कि नजम सेठी साहब ने पहले बता चुके थे, और जंग अखबार की लीड और न्यूज़ वो चीख के कह रही थी कि ये सारा कुछ मामले तय हो चुके थे। और फिर उसके बाद फवाद हसन फवाद जो एक बाबू हैं, उनका भी नोटिफिकेशन था, लेकिन उसकी तरफ किसी की जसारत, किसी की हिम्मत नहीं हुई। कम अज कम अगर ट्वीट विड्रा हो रहा है तो जो नोटिफिकेशन हालांकि जो है उसको भी विड्रा करना चाहिए। अब पनामा के ऊपर बात आ जाए, क्या इसके बाद फिर मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नो डाउट हमें बहुत एतमाद है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हिस्टोरिक फैसला किया है, लेकिन बशर साहब अगर हम ये कौम समझे कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के हम चला लें, वो नहीं चलेगी। इसलिए कि अब बन गई JIT, और JIT में फिर कह रहा हूं कि 4 इदारे वो हैं जो बराह रास्त मुतहद हैं। आप कह पलवशा, मुझे ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी ने फैसला किया हुआ है कि वो अवाम के लिए कुछ नहीं, हाँ सिर्फ PTI मुखालफत में वो हर वक्त बयानात दाखते रहेंगे? नहीं, ऐसा कहना मेरे ख्याल में फेयर नहीं है। लेकिन जहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सका
आप मुझे ये बताएं, वेरी रियलिस्टिकली स्पीकिंग, जहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सका, वहाँ आप कैसे समझते हैं कि चंद लोग मिलके या चंद लीडरान एक प्लेटफॉर्म से शोर मचा के इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच, यानी जिसको गद्दारी के ज़ुमरे में समझा जाता है। मैं, अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछते हैं, मैं समझती हूँ कि ये जो सिक्योरिटी ब्रीच थी, इसका उन लोगों के वहाँ से लीक होना जो कि इसके मुहाफिज थे। ये पैनामा से बहुत बड़ा केस था। पैनामा एक जिसमें करप्शन के इल्ज़ामात हैं, माली के इल्ज़ामात हैं, ये एक अलग मामला है। लेकिन एक मुल्क की सिक्योरिटी ब्रीच होना वहाँ से जहाँ उसके मुहाफिज हम समझते हैं कि बैठे हैं, ये उससे बहुत बड़ा मसला था। लेकिन चूंकि इस मुल्क के अवाम को भेड़ बकरियों से ज़्यादा समझा नहीं जाता, लिहाजा हमें बता दिया जाएगा ये आपके मुल्क के गद्दार हैं, ये आपके मुल्क के मोहसिन हैं। इनको किस लिए गद्दार बनाया गया, इनको किस लिए, कौन मोहसिन है, किसको किस लिए माफ़ किया गया, ताकतवर की सज़ा जो माफ़ी है वो कितनी बड़ी होगी, और एक आम आदमी की सज़ा वो किस हद तक होगी, ये तमाम बातें जो हैं ये अब इन चंद दिनों में तय हो गई हैं। आप मुझसे पर्सनली पूछें तो फिर अब हमारे पास जवाज़ नहीं रहता कि हम जेलों में लोगों को रखें, हम लोगों को आम मुल्ज़िमों को हम इस कानून के तहत सज़ाएं दें, और चंद बाकी लोगों को जो है वो हम ऐसी छूट दें कि वो किसी भी मामले से छूटते जाएं। लिहाजा अब करना तो ये चाहिए कि एक आम माफ़ी यानी आम एमनेस्टी का ऐलान कर देना चाहिए और जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए, ताकि कम से कम एक इम्प्रेशन अवाम में ये जाए कि अगर किसी ताकतवर के पास कोई छूट है तो वो छूट आम आवाम को भी कम से कम एक दफ़ा दी गई है। आपके तो सारे लोगों को छोड़ दिया, लेकिन आपके तो सारे लोगों को छोड़ दिया, लेकिन सिंध की जेलों में भी बड़े लोग कैद हैं। नहीं, मैं उस मामले में, मैं उस लिहाज से बात नहीं करी। मैं आपसे कोई पार्टी लेवल से ज़रा बुलंद होकर बात कर रही हूँ। मैं जनरली कह रही हूँ कि इस मुल्क में जितने लोग बंद हैं या वो एक कानून के तहत ट्राई हो रहे हैं और ताकतवर के लिए कोई और कानून अगर बनाना है हमें, तो फिर हमें सबको एक आम माफ़ी का ऐलान कर देना चाहिए, चाहे कोई भी हो और कोई भी जुर्म हो। और ये भी फैसला हमें करना चाहिए कि अब हमने ये अपने जो आइन में आर्टिकल 6 और ये वो जो हमने रखा है, इस कॉन्सेप्ट को भी अब ज़ाहिर है तब्दील होना चाहिए। अब लोग सवाल कर रहे हैं और लोग मायूस हैं, ये भी एक हकीकत है कि लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। मैं पर्सनली भी समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे सबको एतमाद है और उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ से इंसाफ होगा उस GIT से, लेकिन एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी होता है, जाहिर है। मैं अब उम्मीद ही कर सकती हूँ, दुआ कर सकते हैं कि वहाँ से जो भी इंसाफ है, हकीकत है, वो निकले। लेकिन जनरली लोगों की जो उम्मीदें हैं वो इस वक्त मैं समझती हूँ सबसे लोएस्ट एब पे हैं। और आप भी मानेंगे कि इस वक्त मुल्क में एक बहुत बड़ी लहर डिप्रेशन की और एक होपलेसनेस की लहर, नाउमीदी की लहर है। और अब खुदा जाने इसको कौन आगे बढ़ के जो है वो निकाल सकता है। लेकिन इस वक्त हमें हर लेवल पर बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है, जो आवाम को इस मूड से बाहर निकाले, जो हमारी अफवाज का मोरल बुलंद करे, और जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही हैं उसमें से हमें खैर से निकाल के किसी सीधे रास्ते पर डाले जहां पाकिस्तान की सालमियत कम से कम जो है वो मुतासिर ना हो। जनरल राज साहब, ये बताइएगा कि मेरी प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिनों में LOC जो है मज़ीद हॉट हो जाएगी और कोयटा का अफ़गानिस्तान बॉर्डर जो है चमन का, वो मज़ीद लाइव हो जाएगा और आपके यहाँ सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो अरूज पे पहुँच जाएगा, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर ऑलरेडी इस मुल्क में हो रही है। ऐसी तमाम तर चैलेंजेस के बाद फिर कितने को आप लोग और डिफेंसिव हो जाएंगे कि इन चैलेंजेस को निपटें जो हो रही है हमारी इस्लामाबाद के अंदर? मुबशर भाई, ये तो आपने एक पिक्चर पेंट की है जिसके बारे में आप सोल्यूशन चाहते हैं। पिक्चर हमेशा पिक्चर ही होती है, वो उसमें असलियत कम होती है। ये हमारी अपनी एक एप्रीहेंशन है, इस तरह से काम होगा। देखिए, जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो तो हॉट आज से नहीं है, बड़ी देर से हॉट है। उसमें तो हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पे हिंदुस्तानी भारत वाले कुछ करते रहते हैं। लेकिन आपको ये मार्च करूँ
इसका जवाब भी बड़े सख्त तरीके से दिया जाता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि हमने कि ये क्या किया वहाँ पे, आपको सामने ले जाके आप देखते हैं कई दफ़ा भी जो पहले हमारे जो डायरेक्टर थे ये हमारे ISPR के, वो लेके गए थे लोगों को अपना हेलीकॉप्टर में बिठा के दिखाने के लिए कि देखें सर्जिकल स्ट्राइक्स हिंदुस्तान ने कहाँ पर की हुई हैं, कहाँ की हुई हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये कोई ऐसा बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो भी हमारे बॉर्डर्स ओपन हो चुके हैं। ख़ासकर जब ये एक बात आई है जो कि ईरान की तरफ से आई है, ये बड़ी एक मैं समझता हूँ एक हुकूमत के लिए बहुत एक तशवीश की बात है कि हमारे 4 जो नेबर्स हैं उसमें 3 नेबर्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ जो है हमारा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नज़र आता है। और ये ईरान वो मुल्क है जिस मुल्क ने 1965 में 71 में पाकिस्तान की बहुत मदद की है। लेकिन देखिए ये हमारा ये सब कुछ काम हो रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है। अभी बताइएगा आपको 2 लगाए गए जो हैं वो जो एडवाइज़र्स लगाए गए, एडवाइज़र सिर्फ होता है इस एडवाइजिंग कैपेसिटी में, और उसका ये नहीं होता कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। उनमें से एक भी आप चले गए, अब नहीं होगा, दूसरा पता नहीं कौन सा आता है कौन नहीं आता। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे वज़ीर आज़म साहब क्यों ये फॉरेन मिनिस्टर को वहाँ पे अपॉइंट नहीं करते। मैं समझता हूँ अगर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मुनासिब समझे अपनी पार्टी में, अगरचे मेजॉरिटी पार्टी है, कि उसको फॉरेन का चार्ज दिया जा सके, तो ये हमेशा कोई ये अपने जो अपोजिशन है उसमें से बंदा ढूंढ ले लें, वो रखें। ये मुल्क के लिए काम करना है, आपने कोई इंडिविजुअल पार्टी के लिए काम नहीं करना। ये बहुत बड़ी सल्तनत है एक फॉरेन जो सर्विस है, और इस फॉरेन सर्विस के बीच में अगर ये आदमी उसको ठीक तरह से हैंडल करेंगे तो फिर हमारे काम और भी ख़राब हो सकते हैं। अब भी वक्त आ चुका है, मुझे उम्मीद है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब इसको समझेंगे और इसके अहदे को बजाय अपने पास रखने के वो उस अहदे को किसी एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल आदमी को देंगे, एक अच्छा आदमी को देंगे। आप याद रखिएगा इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर के साहब के पास कोई ऐसा टाइम नहीं है जिसमें कि अभी डॉन ली का मसला है वो जो कि अभी ये उसके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, हल हो चुका है, और दूसरा यह है जो कि पैनामा लीक का मसला है, और भी मसला मसाइल बहुत होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये ओहदे इस तरह ही रखना चाहिए, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह ऑपरेट करना चाहिए, तमाम के ऊपर आपकी नज़र हो, तमाम के ऊपर नज़र करके उस नज़र को उस तरीके से काम पहले कभी किसी की राय मानी है जो अभी आपकी मान लेंगे? क्या आप मासूम आदमी हैं, उन्होंने किसी की राय नहीं मांगी ना उन्होंने माननी है। बट मेरे साथ ही रहिए एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। देखिए अगर तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे,
लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे साथ हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की
पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जल साहब जब ब्रेक पे गए थे तो आप कोई बात कह रहे थे और वो इनकम्प्लीट हो गई थी। अब वो जो भी बात है उसको अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ कह दें, हमारे पास सब टाइम थोड़ा है। आपने तो माशाल्लाह, मैंने बात कर रहा था तो आपने फ़ौरन कह दिया जी कि अब तो वो आपकी बात कैसे मानेंगे। सवाल जो पैदा होता है, अगर आपने हुकूमत करनी है इन्होंने तो फिर तो बात माननी चाहिए। अगर इनका मर्जी है हुकूमत ना करें तो फिर जाहिर है कि फिर वही चीज़ होगी जिस तरह जिसे कहते हैं अल्लाह को मंजूर होगी। पलवश शाह, एक बात बताइएगा, पॉलिटिकल आप वर्कर हैं, पॉलिटिकल आप पर्सन हैं, ये हमें देखने में आ रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ बड़ी शिद्दत से सियासी मौत मांग रहे थे और ये बैक ट्रैक करके क्या ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा ट्रैप दिया गया कि अब वो सियासी तौर पे उनको मौत ना मिल सके और वो अवामी तौर पे ही उनको टोटल रिजेक्शन हो? मैं इस मामले को, आपकी इस थ्योरी को मैं सही नहीं समझती। हकीकत यह है कि जैसे मैंने पहले कहा है, एक बड़े इल्ज़ाम से बड़ी आसानी से बड़ी जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, इस तरह बड़ी आराम से बड़ी आसानी से प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो भी रिस्पॉन्सिबल था वो बच गया है। अब हम अपने जले दिल को किसी तरह भी कह लें कि इसको आप तसल्ली देने के लिए जो मर्जी कह लें, मैं इस थ्योरी को सच नहीं समझती। तो आप समझती हैं कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है प्राइम मिनिस्टर वो कॉम्प्रोमाइज हुई है? जी, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल एक हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हुई है और शायद अब इस अवाम का अल्लाह ही वारिस है। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो थ्योरी है इसमें क्या हकीकत है। इस राउंड में मैं कहूँगी मियाँ नवाज शरीफ साहब जीत गए हैं और यही सच्चाई है और रियलिटीज़ पे ही बात करनी चाहिए। असद करल, जिस तरह मुबशर साहब वज़ीर आज़म हाउस, सर आप कैमरे को छोड़ें, मुझे देखें ना, मुझे लगता है आप कैमरे को बातें, आप खबरें पढ़ रहे हैं कोई। अच्छा, मुझे देख के बात करें। मैं नहीं कह रहा कि 3 बड़े पाकिस्तान के जो एग्जेक्टिव आर्मड फोर्सेस ने और वजारत दाखिला ने ये कहा सिक्योरिटी ब्रीच है, उसके ऊपर अगर उन्होंने ब्रीच कहा है तो उसके बाद ये अगर उसका आउटकम निकलना है तो पलविशा खान सही बात कह रहे हैं कि पनामा तो बहुत छोटा केस है, सॉवरेनिटी हम नहीं कह रहे। ये 3 मुल्क के जो सिविलियन बालादस्ती वाले हैं, नहीं तो ये तो आर्मी वाले कमांडर्स ने कहा था। हाँ जी, हाँ जी, कोर कमांडर का मुश्तरका इलामिया था और उसके बाद उन कोर कमांडर में एक आर्मी चीफ अभी हैं और एक DGISI हैं और दूसरी तरफ से उनसे भी छोड़ दे जो कि सिविलियन बालादस्ती वाले की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने कहा था, उनका अपना प्रेसर है, प्रेस नोट मौजूद है रिकॉर्ड पे कि उनका सिक्योरिटी ब्रीच है, सिक्योरिटी ब्रीच है। उसके बाद वजारत दाखिला ने कहा ये सिक्योरिटी ब्रीच है। अब हमें जब 3 इदारे मुल्की बता रहे हैं तो हमें तो उनकी क्रेडिबिलिटी को कोई डाउट नहीं है। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ? आपको नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी पे डाउट है? नहीं, मुझे तो किसी की क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं है, मैं तो इसलिए बिलीवर हूं, तो मैंने इसलिए सॉवरेनिटी का सौदा हो गया मेरे हिसाब से। मेरा ख्याल है, देखिए डॉन लीक्स के ऊपर ये अगर कोई ये समझता है कि जी तो चेक मिला वजीर आजम को, 2 मिनिस्टर जो है वो फारिग कर दिए गए हैं, सवाए इस बात के कि जो ट्वीट की वापसी है उससे एक इदारे की छुट्टी हुई है। पकड़ा नहीं किया। नहीं, देखिए आपने पूरी दुनिया को दिखाना है, आप अंदर जो कुछ भी फैसला कर रहे हैं उसके बाद पूरी दुनिया को आपने किस तरह से मुतमईन करना है। एक ये भी बात है कि आपका अपना ज़मीर मुतमईन हो और पूरी दुनिया मुतमईन हो। और जब आपको नज़र आ रहा है कि उससे एक बड़ा केस आपके सामने मौजूद है और जो लोग ये समझते हैं कि इसके नतीजे में कोई सिविल जो है वो बालादस्ती कायम हो गई, तो सिविल बालादस्ती क्या है?
ये तो कोई जमहूरियत नहीं है, बच्चा जमहूर है। ये मतलब एक फैमिली की जो है वो बालादस्ती है, और उस फैमिली की बालादस्ती को चेक मिला है। एक वजीर आजम ने जो 2 उसके अच्छे करीब के मिनिस्टर थे वो फारिग कर दिए गए हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त हो गई हुई है। उसके बाद जो सुबकी हुई है ट्वीट की वापसी, वो इंशाल्लाह किसी और मौके पे हिसाब बराबर हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर शतरंज की गेम है, बड़े प्यारे फारिग उनकी क्लोजिंग स्टेटमेंट है, वो इख्तलाफी नोट की नहीं, सेंटर मुशाहिदुल्लाह साहब इनके मिनिस्टर थे, उनको भी कहां से स्क्रिप्ट मिली, मतलब शुरू से लेकर और पीछे जो मतलब हर मौके पे चेक तो मिलता रहा है ना, ये डाउट नहीं है। आप सब हज़रात का बहुत-बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैंने 2 बातें करनी है बड़ी ज़रूरी। एक तो ये है कि कल मेरी लियाकत बलोच साहब से बात हो रही थी, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा है, और वो मेरे से हंस के उन्होंने सर हिलाया था, उन्होंने ना हाँ की ना किया, मुझे नहीं पता उनका जवाब क्या था। मैंने कहा कि अगर 1946 में ये सोशल मीडिया होता, फेसबुक होता, ट्विटर होता, तो पाकिस्तान की मूवमेंट सोशल मीडिया पे बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी थी, लेकिन शायद सड़क पे कोई लोग ना आते। तो अब मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं वो सबको पता है, हम सोशल मीडिया पे वेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। दूसरी बात यह कि ये फ़ोन्स के व्हाट्सएप मैसेजेस और इनके पैकेजेस जो है, इन्होंने भी मत मारी हुई है। आज शब-ए-बारात का दिन है, शब-ए-बारात की रात है, और मुझे दोपहर से अभी तक पता नहीं कितने सैकड़ों मैसेजेस आ चुके हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ ये डिजिटल शब-ए-बारात मनानी छोड़ें, इबादत की रात है, इबादत करें। जिसने नवाफिल पढ़ने हैं नवाफिल पढ़े, जिसने कुरान मजीद पढ़ना है उसकी तिलावत करे, और अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, सबके लिए बख्शिश की दुआ मांगे, खुद ही उसमें सारे कवर हो जाएंगे। ये रमज़ान की आमद में मैसेजेस और ये 27वीं की आमद में मैसेजेस वगैरह, इससे बेहतर मैसेज ये है कि हम मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें और हम बाआवाज़ बुलंद कुरान पाक का मुतालिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।